अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन को स्टडी करना है, जो कि कुछ बुक्स में चैप्टर 2 का टॉपिक है। मकबूल अहमद साहब की जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें ये चैप्टर 1 बनता है। पर इसके पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी एजुकेशन से रेलेवेंट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करिएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लीजिएगा, ताकि आप बाकी यूजफुल वीडियो लिंक्स भी हासिल कर सकें। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने नफ्सियात और तालीम के ताल्लुक को देखना है। पिछले कुछ लेक्चर से हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि नफ्सियात ऐसा इल्म है जिसके जरिए इंसान अपने ज़हनी अमाल किरदार और रवैये का बगौर मुताला करता है, जो कि डेफिनेटली साइंसी बुनियादों पर होता है, क्योंकि साइकोलॉजी इटसेल्फ भी साइंस की ही एक ब्रांच है। अमूदी नफ्सियात की एक शाख तालीमी नफ्सियात है। दो अहम शाखों में से अमूदी नफ्सियात है, जिसमें एक शाख तालीमी नफ्सियात की है। इसके बारे में हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, और ये वो इल्म है जो तालीमी इदारों में तुलबा की तमाम सरगर्मियों का जायजा लेता है। तालीमी नफ्सियात बच्चों की तालीमी सरगर्मियों, मदरसे का नज़्म व नस्क और फितरत के तकाज़ों और दिलचस्पियों पर रोशनी डालता है। अमल तालीम में एक उस्ताद को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस तरह के डिस्टेंट एजुकेशन में भी आपके असातिज़ा को या मुझ जैसे असातिज़ा को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, पर क्योंकि कुछ बच्चे जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इंटरनेट जैसी फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते। ये बहुत सारी मुश्किलात में से एक मसला है, जिसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। इसी तरह से बहुत सारी मसाइल का टीचर्स को सामना करना पड़ता है, जैसे बच्चों की इनफरादी इख्तिलाफात के मसाइल। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट है, तो बहुत सारी चीजें उनमें डिफरेंट होंगी और आपस में उनके इख्तिलाफात पाए जाते हैं। तदरीसी तरीकों में मुश्किलात, नज़्म ज़ब्त में मुश्किलात, जमायती तंजीम में मुश्किलात, और इसी तरह से तुलबा की माशरती नशोनुमा के भी बहुत सारे मसाइल एक टीचर को दरपेश होते हैं। तालीमी अमल के दौरान असातिज़ा के सामने जो भी मसाइल आए, इल्मे नफ्सियात मौसर रहनुमाई हमें फराहम करता है इन सब मसाइल के साथ डील करने में। तालीमी नफ्सियात ये वासिया करती है कि हर इंसान एक मुनफरिद शख्सियत लेकर दुनिया में आया है, लेकिन उसके वरासती असरात के अलावा माहौल भी उस पर डेफिनेटली असरअंदाज होगा। फर्स्ट लेक्चर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक बच्चा या एक इंडिविजुअल अपने माहौल से, अपने स्कूल या अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा सीखता है। सोसाइटी उसके बिहेवियर को फॉर्म करती है। सो हम कह सकते हैं कि फर्द के माहौल का उसके घर, मदरसा और माशरा का उस पर सबसे ज्यादा असर होता है। बच्चे का ज़ाहिरी किरदार आमतौर पर उसके माहौल से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इस वजह से वो बेहतर इंसान बनेगा अगर उसे अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए। मौलम इल्म नफ्सियात के मुताला से ही इन बच्चों को मदरसे के माहौल से मुताबिकत के काबिल बनाता है। एक टीचर साइकोलॉजी को यूज करते हुए एक बच्चे को अपनी क्लास में कंफर्टेबल फील कराता है और माहौल के मुताबिक उसको ढालता है। मदरसे में आने वाले बच्चों का ताल्लुक मुख्तलिफ घरानों और माशरों से होता है। हर बच्चा डिफरेंट घराने से आएगा, डिफरेंट माशरे से आएगा, ताहम वो मुख्तलिफ शख्सियतों का मालिक होगा। हर फैमिली में डिफरेंट कस्टम्स होंगे, हर बच्चे की आदत मुख्तलिफ होंगी, हर बच्चे का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वो डिफरेंट फैमिली से क्लास में आते हैं। उनकी ज़हनी सतह मुख्तलिफ होगी,
उनकी दिलचस्पियां, रवैये और रुझानात भी सब मुख्तलिफ होंगे। तालीमी नफ्सियात मुख्तलिफ ज़हनी सतह के मालिक बच्चों के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाए तदरीस पेश करती है। कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि साइकोलॉजिकल एजुकेशन जो है वो पहले बच्चे की ज़हनी कैफियत को असेस करती है और उसके मुताबिक स्ट्रेटजी डिवाइस करती है, जिनको इस्तेमाल करके एक टीचर अपने टीचिंग मेथड को मौसर बना सकता है। तुलबा की एक जमात मुनफरिद शख्सियतों के हामिल अफराद पर मुश्तमिल होती है। इन शख्सियतों के नफ्सियाती मसाइल भी डिफरेंट होते हैं, लिहाजा तालीमी नफ्सियात हमारी इस जगह भी रहनुमाई करती है। चूंकि तालीम का मकसद बच्चे को आइंदा जिंदगी में कामयाब बनाना होता है, इस सिलसिले में तालीमी नफ्सियात हमारी ज़हनी सलाहियतों और रुझानात को मालूम करते हुए हमें माशरे में एक महज़ब इंसान और मौजूद शहरी बनाती है। इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद हमने चंद अहम नकात ऑब्जर्व किए हैं, जिनको अब हम पॉइंट्स में इनक्लोज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन या तालीमी बुनियाद जो कि साइकोलॉजी पर होती है, उसके हम दर्जन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो तालीम फितरत के मुताबिक है, यानी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर। पिछले एक दो लेक्चर में जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था तो हमने ये चीज सीखी थी कि एक एजुकेशनिस्ट जो होगा नेचर के अकॉर्डिंगली बच्चे को तालीम देने की कोशिश करेगा। मुसलमानों में चूंकि हर बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, लिहाजा पसंदीदा इल्म वही करार पाएगा जो बच्चे की ऐन फितरत के मुताबिक होगा। नफ्सियात इन दोनों को परवान चढ़ाने में रहनुमाई करेगी। क्योंकि हमारे माशरे में इस्लाम को खासी अहमियत हासिल है, इसलिए हमारे नजदीक पसंदीदा इल्म भी इस्लाम ही है, तो हम उसके मुताबिक अपने बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, नफ्सियात को इस्तेमाल करते हुए। ओवरऑल डेवलपमेंट में तालीमी नफ्सियात एक अहम किरदार अदा करती है और इसका मकसद फर्द की हर पहलू में नशोनुमा करना होता है, खा वो जिस्मानी हो, जज्बाती हो या माशरती हो। इस्लामी फलसफा हयात के मुताबिक नफ्सियात का असल मकसद यही है कि वो फर्द को इस अंदाज से तालीम और तरबियत दे कि वो अल्लाह ताला के ताबिया रहे। हम आगे चलते हैं। नफ्सियात हमें इफेक्टिव टीचिंग के मेथड्स भी सिखाती है, कामयाब तदरीस का तरीक़ेकार भी फराहम करती है। कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपने अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो आपको बच्चों की ज़हनी और फितरी सलाहियतों का इल्म होना चाहिए। अगर एक टीचर इन सब खासियतों से आगाह है तो वो अपनी टीचिंग को रद्द-बदल करके ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है और बच्चे की रहनुमाई अच्छे अंदाज में कर सकता है। मौजू निसाबी और हम निसाबी पालते, जिसे हम करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं। ये बात हकीकत है कि इंसान आजाद पैदा हुआ है, लिहाजा अमल, तालीम और निसाबी सरगर्मियों में पाबंदियां आयद करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तालीमी नफ्सियात बच्चों के लिए मौजू निसाबी और हम निसाबी क्वालिटीज पैदा करने में रहनुमाई फराहम करती है। अगर बच्चे को हर वक्त पढ़ाएं तो वो डेफिनेटली बोर हो जाता है, बगैर किसी दो राय के वो उकता जाता है। इसलिए उसके साथ साथ डिफरेंट सरगर्मियों का उसको हिस्सा बनाना जरूरी है। इंडिविजुअलिटी क्रिएट करती है। किस तरह से? ये देखिए कि मदरसे में दाखिल होने वाले बच्चे ना सिर्फ शक्ल सूरत में डिफरेंट होते हैं बल्कि ज़हनी इस्तेदाद में भी मुख्तलिफ होते हैं। ये इल्म हमें बच्चों की इनफरादी इख्लाकात को पेश नजर रखते हुए तदरीस का तरीका सिखाता है, जिसमें हम लोग उनकी ज़हनी कैफियतों को मद्देनजर रखते हैं। इस मुताले से ही हमें पता चलता है कि दुनिया के तमाम बच्चे सलाहियत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सो हम उन सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते।
ایک ٹیچر کو مائکرو لیول پر جا کر بچے کی انفرادیت کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے انٹرسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق اپنی ٹیچنگ میتھڈ کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ سائیکالوجی اینڈ ایٹیٹیوڈ۔ نفسیات کیونکہ کسی مخصوص ماحول میں مختلف عمر کے افراد کے ذاتی اور گروہی رد و عمل کے سائنسی ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک ایجوکیشن ہے، میں نے آپ کو کل پروو بھی کیا تھا، کیونکہ یہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے عمل میں آتی ہے اور کنکلوڈ کرنے کے بعد اس کی تھیسس کو ڈیرائیو کیا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ افراد کی اکثریت خاص حالتوں میں خاص مواقع پر ایک جیسے رویے کا مظاہرہ کرتی ہے تاکہ بچے کے آنے والے بیہیویئر کی پیشن گوئی کرنے میں اساتذہ کو آسانی ہو۔ آموزش یا لرننگ اس سے ہوتی ہے۔ تعلیم میں لرننگ ایک اہم ایلیمنٹ ہے، ایک اہم جز ہے تعلیم کا۔ علم نفسیات تعلیم کے بارے میں مختلف سوالات کے جوابات کو ہم علم تعلیم کہتے ہیں۔ گروتھ اینڈ سائیکالوجی، بالیدگی اور نفسیات کیا ہے؟ تعلیم کے اہم نکات کیونکہ مندرجہ ذیل ہیں، یہ بچے کی نشو و نما کے ڈفرینٹ مراحل میں اس کی مدد کرتی ہے اور عمر کے بھی مختلف حصوں میں بچے کے رویے کو فارم کرتی ہے۔ بچوں کے رجحانات اور دلچسپیاں اور ضروریات بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طریقہ تدریس کو تبدیل کرتی ہے۔ علم نفسیات سے آگاہی رکھنے والے استاد ہی بچے کی عمر کے مطابق اس کے فطری رجحانات، دلچسپی اور رویے کا سامنے رکھتے ہوئے تعلیم فراہم کرتے ہیں جو اس کے لیے مامانی بھی ہو اور مفید بھی ثابت ہو۔ بصورت دیگر علم نفسیات سے ناواقفی کی بنا پر استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو اس کی عمر کے ایسے مرحلے اور ماحول میں کچھ نہیں سکھا پائے گا جو کہ اس کی ضرورت ہے، جبکہ بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس ایجوکیشن کے لیے آمادہ نہ ہوگا تو بچہ ڈیفینیٹلی اس میں دلچسپی نہیں لے گا۔ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ وہ بورنگ محسوس کرے گا۔ اس لیے اساتذہ کو چاہیے کہ پہلے بچے کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں، اس کا انٹرسٹ کریٹ کریں تاکہ استاد اور شاگرد دونوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ براٹ اپ آف انر سیلف، تربیت نفس میں یہ خاصی مدد دیتی ہے، کیونکہ جب ایک ٹیچر علم نفسیات سے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ علم ہی بچے کو آگاہ کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بری خواہشات سے اجتناب کرے۔ اس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے جہاں پر اس کو اچھے اور برے میں تمیز سکھائی جاتی ہے۔ اس لیے اس علم کا استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے احسان اور تقویٰ کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور اچھی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کر سکتا ہے۔ ہر بچہ کیونکہ مختلف ہوتا ہے، ان میں سے کچھ بچے گفٹڈ بھی ہوتے ہیں جنہیں گفٹڈ چائلڈ کہا جاتا ہے۔ عمل تعلیم میں ان کا بھی خاصا تعلق ہوتا ہے کیونکہ خصوصی بچوں کی انفرادی مسائل کا سائیکالوجی بغور مطالعہ کرتی ہے اور ان کا حل بھی پیش کرتی ہے۔ کیونکہ بچے کچھ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، وہ تعلیمی عمل میں آسانی سے چیزوں کو پک کر لیتے ہیں، اس لیے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو بھرپور استعمال کرنا ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے۔ آپ گفٹڈ چائلڈ کو اپنی کلاس میں باقیوں کی امپروومنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ کل ہم لوگ تعلیم کی معاشرتی بنیادوں کو دیکھیں گے جنہیں کہ سوشیولوجیکل فاؤنڈیشنز بھی کہا جاتا ہے، اور آج ہم اپنا لیکچر یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ I hope students آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی سوالات ہیں یا آپ کو لیکچر میں کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے کویشچن ضرور لکھیے گا تاکہ میں ان کو آنسر کر سکوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ڈسکرپشن کو بھی ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے یوزفل لیکچرز کے لنک میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان لیکچرز کو بھی وزٹ کریں اور مزید سیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔